अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कैरक में चातलियन मैला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और फिर अपने जख्म को महसूस करते हुए मैला से कहता है, मैं मरने वाला था एक औरत के खंजर से। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक इंतहाई शर्मनाक अंजाम होता। मैला बड़ी मुश्किल के साथ अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहती है, खुशकिस्मती के साथ आप बच गए। तो चातलियन कहता है, क्या सच में आपका यही ख्याल है? लेकिन कोई शख्स हमेशा इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता। सुरक्षित तारा, आपकी पीठ पर वार करने वाला खंजर कभी कभी जहरीला भी हो सकता है। यह कहते साथ ही वो गिलास मेज पर जोर से दे मारता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आज मौसम बहुत खूबसूरत है। मैं जान सकता हूँ कि क्या खूबसूरत औरत मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए जाएगी। यह कहते साथ ही वो मैला की जानिब बढ़ता है तो मैला खड़े होते हुए कहती है, यकीनन। इधर कहरा में वजीर सलाहुद्दीन बोरो को एक तलवार दे देते हैं और कहते हैं, सुल्तान ने कहा भाई। बोरो ने उम्मते मुसलमान के लिए कुआं खोदने वालों को उसी कुएं में दफन कर दिया। उन्होंने ये तलवार शर्फ के तौर पर दी है। यह तलवार मरहूम मलक मियदोद की है। तो बोरो कहता है, हमारी रियासत सलामत रहे। मुझे हक इस्लाम की खातर जो भी फरीजा सौंपा जाए ओहदे की परवाह किए बगैर कबूल करूंगा। इस मकसद के लिए बहाए गए पसीने और खून का हर कतरा मेरे लिए शरफ की बात है। वजीर हजरत, अल्लाह जुल जलाल मुझे इस तलवार के साथ इंसाफ करना नसीब फरमाए। और फिर इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन तख्त पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैदान जहाद के बगैर और जहाद शोहदा के बगैर मुमकिन नहीं। हमारा बहादुर उर्फा जब वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा था, एक नामर्द की तलवार ने उसे हमसे दूर कर दिया। हमारे शहीद पर अल्लाह की रहमत हो। सब आमीन कहते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो काम जो हमारे शोहदा का फरीजा था, अब से महल की हिफाजत, दस्तों की क़ियादत और शहर की हिफाजत बोरो साहब के कंधों पर है। इनका पहला फरीजा बदवियों के रईस नजीर का सर कलम करना है, जिसने हमारा बहरी बेड़ा जला दिया था, और उसके साथ उसके साथियों को भी खत्म करना है। ये सुनते साथ ही बोरो अली और तुराब के साथ वहां से रवाना हो जाता है। और फिर अदरीस कहता है, हमने अपने भाई की लाश कुदस में छोड़ दी वजीर हजरत। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारा रवाज है कि हम लाश पीछे नहीं छोड़ते। मैंने कुदस में जासूसों को खबर भेजी है और उन्हें जैतून के पहाड़ों पर हमारे शहीद की लाश को दफन करने का हुक्म दिया है। लगता है उर्फा अल्लाह का खास खादम था। हमसे पहले कुदस से मिलना उन्हें नसीब हो गया। और फिर बोजोक कहता है, वो हमारे भी नसीब में होगा इंशाल्लाह। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाल्लाह। अब चलें, सब अपने फर्ज पर वापस चलें, काजी फाजिल और लतीफ के अलावा। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। उधर शमसा को आता हुआ देखकर बाजार में मौजूद ताजर कहता है, देखो देखो ये किस मुंह से यहाँ आई है। लैला शमसा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने सुना है कि आपने मेरी माँ के कातिल को तकरीबन खत्म कर दिया था। मैंने ये बात वजीर के सरदारान से सुनी जब वो ये बात कर रहे थे। आप बहुत बहादुर हैं। तो शमसा कहती है, काश मैं इसमें नाकाम ना हुई होती। वो सांप अब तक सांस ले रहा है। खैर चलो वहाँ से कुछ फल खरीदते हैं। ये कहते साथ ही जब वो रेडी वाले के पास जाती है तो वो ताजर उससे कहता है, चलो खातून चलो, किसी और के पास जाओ। तो शमसा हैरानगी से पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तो ताजर कहता है, आप जानती हैं कि क्यों। मेरी दुकान को बर्बाद ना करो, चलो। तो शमसा कहती है, आपका मसला क्या है? मैं ये समझ नहीं पा रही। वो आगे बढ़ती है तो लैला उससे कहती है, शमसा बहन, ये आपके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि वजीर के कहने पर आपने खलीफा को जहर दे दिया। यह सुनकर शमसा बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ मौजूद नजीर का आदमी कहता है, क्या ये झूठ है? क्या तुमने खलीफा को जहर नहीं दिया? तो जवाब में शमसा कहती है, तुम सब मुझसे सुने या जाने बगैर ये फैसला कैसे कर सकते हो? और फिर नजीर का दूसरा आदमी कहता है, क्या हम किसी ऐसी बेशर्म खातून को सुने जो कभी वजीर का साया नहीं छोड़ती? और फिर एक और कहता है, तुम अब भी यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शमसा कहती है, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरी गलती है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग सुनकर अकल से सही फैसला करोगे। देखते ही देखते लोग बाजार में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर शमसा मजीद कहती है, क्या तुम वो नहीं थे जिन्होंने वजीर पर बहुतान लगाया था, यहाँ तक कि उसके लिए मिस्र में जमीन तंग कर दी थी? क्या तुम लोग वो नहीं हो जिन्होंने फितना की पैरवी की और बगावत की? और फिर नजीर का आदमी तमाशा लगाते हुए कहता है, ए लोगो, क्या तुम सुन रहे हो? ये औरत आई है और हम पर इल्जाम लगा रही है कि हम कम अकल हैं। और फिर लोग शमसा से कहते हैं, शर्म करो, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही लैला शमसा को लेकर निकल पड़ती है और शमसा बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। जमशेद भी परेशान होते हुए ये सारा मंजर देख रहा होता है और फिर लोगों से कहता है, आपकी जुबान की कोई हद नहीं है, जो भी मुंह में आता है बोल देते हो। क्या किसी पर बहुतान लगाना इतना आसान है? क्या हमारे शहर में यतीम बनकर आने वाली खातून पर बहुतान लगाना इतना आसान है? तुम
जो कह रहे हो कौन सी किताब में लिखा है, हमें बताओ ताकि हम भी उसे पढ़ सकें। सुनो, यतीम की आह रहमान के फर्श को हिला देती है। क्या तुमने ये नहीं सुना हाजी? क्या तुमने ये नहीं सुना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाजी, क्या तुम ये जानते हो? तुम ये इन अल्फाजों का बोझ नहीं उठा पाओगे। अब जहाँ चाहो अपना जहर फैलाओ। ये कहते साथ ही जमशेद वहाँ से चला जाता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल और लतीफ से पूछते हैं, आप मुझसे पूछे बगैर और मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, वजीर हजरत, जब खलीफा की बीमारी दोबारा शुरू हुई तो सईदा खातून ने शमसा से खसूसी दरख्वास्त की। और फिर लतीफ कहता है, चूंकि ये मामला था, हर चीज के बावजूद हमें लगा हमें उसे इस तरह मरते हुए छोड़ देना गलत है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शमसा को दवा की इजाजत देना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और फिर लतीफ कहता है, वजीर, एक औरत दारुल शिफा में आई, उसने दवा ली और फिर बोतल बदल दी। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या उस औरत का कोई सुराग मिला? तो काजी फाजिल कहते हैं, उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है क्योंकि उसने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन असल मसला अफवाह है जो लोगों की जुबान पर गर्दिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि शमसा खातून ने खलीफा को जहर देने की कोशिश की। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गरजते हुए कहते हैं, ये झूठी अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर मोहर लगा दी जाए। काजी फाजिल बाहर बोरो अपने भतीजों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, नजीर को तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले कहरा में उसके पैरोकारों को देखना होगा। और वो तीनों आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठिकाने पर राकीफ के ताजर साथी बैठे हुए होते हैं, जबकि राकीफ की कुर्सी खाली पड़ी होती है। एक ताजर कहता है, आप सब में सबसे ज्यादा मौसर और बाअसर ताजर के तौर पर राकीफ की पोस्ट पर बैठना मेरा हक है। और फिर दूसरा उससे पूछता है, क्या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम ताजर राकीफ की जायदाद का हिस्सा भी चाहते हो और उसका कारोबार भी चलाना चाहते हो? तो जवाबन पहले वाला ताजर कहता है, आपको यकीनन आपका हिस्सा मिलेगा। तो तीसरा ताजर कहता है, अरे इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें कैसे मालूम कि ताजर राकीफ का पीछे कोई वारस नहीं है? इसी लम्हे साहिरा वहां पर आती है और कहती है, तुम ठीक कह रहे हो। यह कहते साथ ही वो राकीफ की पोस्ट पर आ बैठती है। और फिर मजीद कहती है, बहुत सारे मुझे पहले से जानते हैं और जो नहीं जानता वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से जहन नशीन कर ले। मैं ताजर राकीफ की बेटी साहिरा हूँ। अब से मैं अपने बाबा की मेरास खुद संभालूंगी। ये सुनकर पहले वाला ताजर कहता है, क्या तुम जैसी सादालू लड़की इतना बड़ा कारोबार चलाएगी? तो साहिरा अपना खंजर मेज में गाड़ते हुए कहती है, जान लो कि एक बहादुर लड़की है जो कि खंजर का इस्तेमाल करना जानती है। और फिर वो ताजर हंसना शुरू हो जाता है और कहता है, तुम जैसा छोटा कबूतर अकाब का सामना नहीं कर सकता। तो साहिरा उससे कहती है, मैं सहरा का उकाब हूँ और जब उकाब के पर खुलते हैं तुम जैसे मर्द भाग निकलते हैं। और फिर वो ताजर कहता है, और नन्हे उकाब उठो और अपने घर जाओ और वो करो जो तुम्हारे मुताबिक हो। और फिर साहिरा खड़े होते हुए कहती है, मैंने समझाया लेकिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक ही तरीके से समझोगे, ये मेरा घर है। और फिर दूसरा ताजर कहता है, अगर तुम अकेली हम सब का मुकाबला कर सकती हो तो आगे बढ़ो। तो साहिरा कहती है, हम फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही साहिरा वहां से चली जाती है और उसकी हमायत करने वाला ताजर उठकर उसके पीछे जाता है और बाहर पहुंचकर उससे कहता है, मेरा नाम आसफ है। बोरो वहां से गुजरते हुए ये सारा मंजर देखने लग जाता है। ताजर आसफ मजीद कहता है, मैंने आपके बाबा के साथ कई साल काम किया और उनके हुक्म की तामील की। साहिरा उससे कहती है, मैं जब दाखिल हुई तो आपके मेरे दिफाह में बोले गए अल्फाज मैंने खुद सुने, आपका शुक्रिया। तो ताजर आसफ कहता है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने आपके बाबा का साथ दिया। साहिरा उससे कहती है, अभी मुझे जाना है लेकिन मैं बाद में वापस आऊंगी। ये कहते साथ ही साहिरा घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाती है। और फिर अली बोरो से पूछता है, क्या हम अंदर जाएं? तो बोरो कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी जानब कुदस में बालन मार्कोस से कहता है, एलिसा की हरकतों से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज पर मुनहसर है। ऐसा लगता है कि सलाहुद्दीन ने उससे अपना काम करवाने का रास्ता तलाश कर लिया है। और फिर मार्कोस पूछता है, हमें इसका सबूत कैसे मिलेगा? तो बालन कहता है, एक तरीका है। इसी लम्हे सबीला वहां पर आती है। सबीला के आते साथ ही मार्कोस वहां से चला जाता है। सबीला बालन से कहती है, मेरा ख्याल है कि तुम यहीं रहोगे। तो बालन कहता है, जी हाँ, सब कुछ होने के बाद लगता है कि मैं कुछ दिन मजीद यहाँ पर ठहरूं। तो सबीला कहती है, काश तुम हमेशा के लिए यहाँ ठहर सकते। मलका मेरे बाबा को नजरअंदाज कर चुकी है, पहले लाड गए और अब मारिया कोमिनोस। जहरीले कांटों ने तख्त को घेर लिया है। और फिर बालन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, बालन मेरे बाबा के साथ रहो, तुम ही हो जो उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा सकते हो। लाड गए छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी लम्हे मारिया उसके पास आती है और उससे कहती है, शहजादी और बालन का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और मैं देख सकती हूँ कि तुम किस शिद्दत के साथ शहजादी सबीला को पाने की ख्वाहिश रखते हो। तुम उसे बहुत चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ताउन की जरूरत है। तो लाडगा कहता है, आप कुदस में नई है मलका, ये जगह कुस्तुनतुनिया से मुख्तलिफ है। हो सकता है कि आपको ताकत हासिल करने के लिए मेरी मदद की जरूरत हो, आप इसके बारे में सोचें। यह कहते साथ ही लाडगा वहां से जाने लगता है तो मारिया उसे रोकते हुए कहती है, हम सबको इत्तेहाद की जरूरत है। सबसे मजबूत इत्तेहादी जासूसी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कब्रिस में लाडजूम के साथ क्या किया लाड गए, लेकिन परेशान न हो, जब तक तुम इत्तेहादी बनकर
कर रहोगे तुम्हारा राज महफूज रहेगा, और जो भी मेरा दोस्त बनता है वो जो भी चाहता है उसे मिल जाता है। उसकी बातें सुनकर लाडगाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मारिया वहां से चली जाती है। दूसरी जानब जंगल में चातलियन मैला और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे कैरक की बारिश वाला मौसम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक चीज है जो मुझे इस मौसम के बारे में पसंद नहीं है और वो है झूठ। यकीनन कभी कभी बारिश होती है और कभी कभी धूप आ जाती है। रात में ये खुश्क और सर्द हो जाता है। मुझे दो चेहरे रखने वाला मौसम पसंद नहीं है। यह कहते साथ ही वो एक शिकार मार गिराता है और फिर मजीद कहता है बिल्कुल इसी तरह मुझे दो चेहरे वाले धोखेबाज और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद होना चाहिए, मुनाफिकत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? मैला हाँ में सर हिलाती है तो चातलियन मजीद कहता है हैरत अंगेज, तो आओ अपने दरमियान एतमाद पैदा करें। तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम वो दरख्त देख रही हो? अब उस दरख्त के पास जाओ और उसके सामने खड़ी हो जाओ। तो मैला उससे कहती है मैं ऐसा क्यों करूं? तो चातलियन कहता है एतमाद कायम करने के लिए। तो मैला कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। चातलियन उसे पकड़ते हुए गुस्से से कहता है जल्दी से दरख्त के पास जाओ और उसके सामने खड़ी हो जाओ। डरते डरते मैला दरख्त के पास जा खड़ी होती है। दूसरी जानब काहिरा में आगे बढ़ते हुए बोरो अपने साथियों से कहता है लगता है नजीर वही होगा जहाँ साहिरा गई है, जबकि साहिरा भी छुप कर उन्हें देख रही होती है। बोरो मजीद कहता है राकीफ मर गया और खलीफा बिस्तरे मर्ग पर है। वाद शख्स जो नजीर की हिफाजत कर सकता है वो चातलियन है। हम उन पर काहिरा और कैरक के दरमियान हमला करेंगे। ये सब सुनकर साहिरा कहती है आओ बोरो आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि भेड़ियों के लिए जाल कैसे बिछाया जाता है। बोरो आगे बढ़ जाता है और साहिरा भी निकल जाती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। तो आप याद रखें। अल्लाह हाफिज।